1965 में मोरिस बेजोल्ट नामी एक 13 साल का लड़का एक ऐसी केव को एक्सप्लोर करने के लिए उसके अंदर जाता है। ये एक ऐसी तंग और गहरी केव थी जिसमें जाना और वहाँ से जिंदा लौटना किसी जानवर के लिए भी पॉसिबल बात नहीं थी। मगर फिर भी ये लड़का रेंगते रेंगते खिसकते हुए किसी न किसी तरह इसके अंदर घुसता चला जाता है। करीब 25 फीट अंदर और 35 फीट जमीन में गलती से ये एक ऐसी तंग क्रेविस में दाखिल हो जाता है जहाँ पर हाथ हिलाना तो दूर की बात, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। यहाँ बिल्कुल अंधेरा था, आगे क्या है इसे कुछ भी पता नहीं था। यहाँ पर मौजूद नुकीली और तेज पथरीली चट्टानें इसके जिस्म को नुकसान पहुंचा रही थी। मगर फिर भी ये इस उम्मीद में आगे बढ़ता रहता है कि शायद आगे से कोई निकलने का एग्जिट पॉइंट मिल जाए, मगर ऐसा नहीं होता। और जब इसे रियलाइज होता है तब बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि अब ये जमीन के उस हिस्से में मौजूद था जहाँ से आगे जाने का रास्ता ही नहीं था। और ये जगह भी इतनी तंग थी कि इसका जिस्म बुरी तरह से इसमें फंस चुका था। ये एक ऐसी जगह ट्रैप हो चुका था जहाँ पर वो जरा बराबर भी हरकत नहीं कर पा रहा था। इस हालत में ये जोर जोर से चिल्लाता है, मगर बदकिस्मती से किसी को भी इसकी आवाज सुनाई नहीं देती। अब ये पूरी तरह बेबस हो चुका था, इसकी आंखें बंद हो रही थी और दूसरी तरफ किसी को भी पता नहीं था कि इस केव की गहराई में कोई जिंदगी और मौत के बीच फंसा हुआ है। आंसू टीवी के एक और एपिसोड में आप सबका वेलकम। आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। नटी पटी केव इंसिडेंट अब तक दुनिया का बहुत फेमस और दर्दनाक इंसिडेंट था, मगर इस इंसिडेंट से भी 40 साल पहले एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था जिसने उस दौर में पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। ये बात है 5 अक्टूबर 1965 की। केवलैंड की पहाड़ियों में एक केव था जिसको वाइल्ड कैट केव के नाम से जाना जाता था। इस केव का इंटरेस्ट जितना बड़ा दिखता था, ये केव अंदर से उतनी ही ज्यादा तंग होती चली जाती है। उस दिन मोरिस बेजोल्ट की बस इस केव से थोड़ा दूर खराब हो गई थी। इंटरेस्टिंगली मोरिस इस केव में कई दफा आ चुका था और इसको अच्छे से जानता भी था। इसी बहाने इसे दोबारा मौका मिल जाता है। वो अपने 2 दोस्तों के साथ बिना किसी को बताए अपनी बस से दूर आकर इसके इंटरेस्ट के पास आकर खड़ा हो जाता है, जहां ये अपने दोनों दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए केव के उस हिस्से पर जाने का प्लान बनाता है जहां ये पहले कभी नहीं गया था। वो इस केव के अंदर जाता है, जबकि इसके दोस्त इसे मना भी करते हैं कि इस केव में जाना खतरे से खाली नहीं, लेकिन फिर भी ये उनकी कोई बात नहीं मानता और इस केव के अंदर दाखिल हो जाता है। शुरू में तो ये कुछ फासले तक अपने घुटनों के बल चलकर आगे बढ़ता है। इस केव में चारों तरफ लाइमस्टोन के नुकीले पत्थर निकले हुए थे। जैसे जैसे वो जमीन के अंदर घुसता जा रहा था, टेम्परेचर भी गिरता जा रहा था और इस जगह पर आकर पूरी तरह अंधेरा हो गया था। मोरिस का प्लान था इस केव में 80 फीट तक आगे जाने का, क्योंकि वहाँ एक मिस्टीरियस चैम्बर था जहाँ ये पहले भी कई दफा आया था और यही एक रास्ता था जहाँ से इसको टर्न लेना था और वापस आना था। लेकिन केव के एंट्रेंस से सिर्फ 40 फीट आगे वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां इसके रास्ते में एक बहुत बड़ा लाइमस्टोन गिरा हुआ था और उसने वहां पूरी जगह को कवर किया हुआ था। वहां सिर्फ 12 इंच की जगह थी जहां से निकलकर मोरिस को उस मिस्टीरियस चैम्बर तक पहुंचना था। क्योंकि मोरिस यहां कई दफा आ चुका था तो वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था वो इस पॉइंट को खिसकते हुए क्रॉस कर लेता है। इसकी बॉडी पर कट्स और स्क्रैचेस आ रहे थे, मगर वो बस आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन अंधेरा होने की वजह से मोरिस एक बहुत बड़ी रॉन्ग टर्न लेता है, जो इसके लिए बहुत बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि जिस जगह को इसने मिस्टीरियस चैम्बर समझकर टर्न किया था वो कोई पैसेज नहीं बल्कि एक क्रेविस थी। मतलब केव के अंदर एक ऐसी दरार जिससे आगे का कोई रास्ता ही नहीं था। मोरिस के वो दोस्त जो इसका बाहर इंतजार कर रहे थे वो भी इसे छोड़कर अपनी बस के पास चले जाते हैं और दूसरी तरफ ये गलत डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा था। यहाँ जगह इतनी तंग थी कि वो सिर्फ अपने पाँव से ही अपने जिस्म को आगे की तरफ खिसका रहा था, लेकिन ये महसूस कर रहा था कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है उसे उतनी ही घुटन महसूस हो रही थी। इसके कपड़े फटने लगे थे। नुकीली चट्टानों ने इसके जिस्म को जख्मी करना शुरू कर दिया था और अब इसको डर भी लगना शुरू हो गया था, क्योंकि इसे कुछ भी पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। ये जमीन में एक ऐसी जगह पर था जहाँ दरार के दोनों साइडों पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे और इसके बीच का रास्ता सिर्फ 11 इंच था। मोरिस के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो इसको क्रॉस करे और इसको क्रॉस करने के बाद शायद इसे वो मिस्टीरियस चैम्बर मिल जाए जहां से वो खुद को मूव करवा के वापस आ सकता है। वो यहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो पत्थर खिसक कर इसके पाँव के ऊपर गिर जाता है।
ये थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, मगर वो पत्थर इसकी कमर और टांगों को पूरी तरह से जकड़ लेता है। अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मॉरिस जरा भी हिलता था तो वो पत्थर इस पर और ज्यादा दबाव डाल रहा था, और इसे बाद में पता चलता है कि ये एक डाउन साइड पोजीशन में फंस चुका है, और वो भी एक ऐसी क्रेविस में जो आगे से बंद थी, और वो भी जमीन के अंदर 35 फीट गहराई में। मॉरिस के जिस्म से खून बह रहा था, इसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, और वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो एक ऐसी जगह फंस चुका है। जिस एंगल में ये लटका हुआ था, इस एंगल में इसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। इसके पांव हिल सकते थे पर इसका हाथ किसी चीज के साथ बुरी तरह से अटका हुआ था। सैकड़ों कोशिशों के बाद भी खुद को मूव करवाने में नाकाम रहता है, क्योंकि ग्रेविटी के खिलाफ ये लड़ नहीं सकता था। वो रोने लगता है, चिल्लाता है और अपने दोस्तों को पुकारता है, लेकिन इसकी आवाजें इसके अलावा वहाँ और कोई भी सुनने वाला नहीं था। घंटों तक वो ऐसे ही लटका रहता है और पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाता है, और अपनी गुजरी हुई लाइफ को याद करके रोने लगता है, क्योंकि ये नहीं जानता था कि आने वाले चंद घंटों में इसके साथ क्या होने वाला है। मॉरिस को यहाँ फंसे हुए पूरे 2 घंटे गुजर चुके थे और इसके बाहर आने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। जो दोस्त इसको छोड़कर चले गए थे वो भी अपने टीचर्स के साथ इस केव के एंट्रेंस तक पहुंच जाते हैं, जहां से मॉरिस अंदर दाखिल हुआ था। कुछ देर के बाद जब कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था, मजबूरन विलियम बॉल, जो मॉरिस के टीचर थे, वो केव के अंदर जाने का फैसला करते हैं ताकि किसी न किसी सूरत में मॉरिस को बाहर निकाला जा सके। इत्तेफाक से विलियम का वेट और हाइट भी मॉरिस के वेट जितना ही था, जिससे इन्हें मॉरिस को ढूंढने में आसानी हो रही थी। यहाँ पर छोटे छोटे पैसेजेस और क्रेविस थे, वो एक एक करके सभी के अंदर घुसता है, क्योंकि इन केव में वो आसानी से जा पा रहा था। मगर मॉरिस इनमें से किसी भी क्रेविस में नहीं था, लेकिन एक और क्रेविस था जो थोड़ा दूर था। काफी देर से वहाँ से मॉरिस के रोने की आवाजें आ रही थी। विलियम इसकी आवाज की डायरेक्शन देखता है और उस क्रेविस के इंटरेस्ट तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो 10 फीट की दूरी से ही मॉरिस को साफ साफ देख पा रहा था। बस इसके पांव ही नजर आ रहे होते हैं जो पत्थरों में जकड़े हुए थे। वो इसके करीब नहीं जा सकता था क्योंकि वो क्रेविस बिल्कुल ही कमजोर हो चुका था, और ये डर था कि कहीं मिट्टी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा टूटकर मॉरिस के ऊपर न गिर जाए। इसलिए विलियम का उसके करीब आना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। मॉरिस क्योंकि दर्द और घुटन से चिल्ला रहा था, तो विलियम ने मजबूरन फायर फाइटर्स की टीम की मदद ली और उन्हें बुलवाया। इन्हें वहां पहुंचने में 2 घंटे और गुजर गए थे, और अब मॉरिस को एक ही जगह लटके हुए 4 घंटे गुजर गए थे। मॉरिस को रेस्क्यू करने के लिए फायर फाइटर्स का प्लान सिंपल था। इन्हें सबसे पहले मॉरिस को रिलैक्स करना था, क्योंकि मॉरिस को क्रेविस के अंदर बहुत ज्यादा डर लग रहा था। इसलिए फायर फाइटर्स इसे यकीन दिलाते हैं कि वो इसे किसी न किसी तरह बाहर निकाल लेंगे यहाँ से। मगर फायर फाइटर्स को समझ नहीं आ रहा था कि इसे बाहर निकाला कैसे जाए। मॉरिस को रेस्क्यू करने के लिए उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे। पहला ये था कि मॉरिस की टांगों के साथ रस्सी बांधकर उसे बाहर खींचा जाए, और दूसरा तरीका ये था कि केव के अंदर ड्रिल करके एक नया सुराख बनाया जाए। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो सकता था, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी कि ड्रिल के दौरान ये केव अपने कमजोर होने की वजह से कोलैप्स ना हो जाए। इसी तरह मॉरिस को पत्थरों में जकड़े हुए पूरे 6 घंटे गुजर जाते हैं, और अब इसकी आधी बॉडी बिल्कुल ठंडी और सुन पड़ जाती है। फायर डिपार्टमेंट से जितना हो सकता था उन्होंने किया। उन्होंने केव में जगह जगह पर लाइट लगा दी, जिससे रेस्क्यू टीम को रोशनी मिले, और इसके साथ साथ ही मॉरिस के लिए भी हीटर का काम करे। मॉरिस का दम ना घुटे, इसलिए एक पतली ऑक्सीजन पाइपलाइन मॉरिस के क्रेविस में छोड़ दी गई। शाम के 6 बज चुके थे और इसे लटके हुए 7 घंटे बीत चुके थे, पर अब भी वो जिंदा था। लेकिन अब इसकी कंडीशन बिगड़ रही थी, वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा था। ये एक ऐसी तंग जगह पर फंसा हुआ था कि सांस भी लेता था तो वो नुकीले पत्थर इसके जिस्म को तकलीफ दे रहे थे। वो काफी टाइम से भूखा था। ये ऐसी ही कंडीशन थी जैसे किसी को 7 घंटों के लिए किसी कब्र में उल्टा लटका दिया जाए। केव के बाहर धीरे धीरे भीड़ बढ़नी शुरू हो गई थी। ये न्यूज आग की तरह पूरे यूएस में फैल चुकी थी कि एक 13 साल का लड़का जमीन के अंदर 35 फीट की गहराई में फंसा हुआ है, और लोग एक्साइटेड हो रहे थे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को करीब से देखने के लिए। मॉरिस जो जमीन के अंदर अपनी जिंदगी से लड़ रहा था, उसे जरा भी खबर नहीं थी कि वो बाहर कितना फेमस हो चुका है। पूरे यूएस में एक ही खबर चल रही थी, वाइल्ड कैट केव रेस्क्यू, और लोग भी इस न्यूज को काफी तवज्जो दे रहे थे, क्योंकि ये इंसिडेंट यूएस में दूसरी दफा हुआ था। इससे कुछ महीने पहले इसी तरह का एक इंसिडेंट हुआ था
जिसमें 18 साल के फ्लॉयड कोलेंस की मौत हो गई थी, क्योंकि तब डिपार्टमेंट इसको रेस्क्यू करने में पूरी तरह से नाकाम हो गया था। लेकिन इस बार डिपार्टमेंट थोड़ा क्रिएटिव सोच रहा था और इसी के चलते इन्होंने रेडियो पर एक अनाउंसमेंट की कि अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से इस केव में फंसे हुए लड़के को बाहर निकालना चाहता है तो वो इस केव के पास पहुंचे। इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई थी। पहली शर्त ये थी कि वो स्मार्ट होना चाहिए और बिना डरे वो मॉरिस तक पहुंच सके। ये न्यूज सुनकर एवलिन पिंकी नामी एक लड़की जो इस केव के पास ही रहती थी वो यहाँ पहुंचती है और इत्तेफाक से इसकी हाइट और वेट फायर फाइटर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। ये क्रेविस में जाने का फैसला करती है। फायर फाइटर्स इसके पाँव के साथ एक रस्सी बांध देते हैं, लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी। पिंकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि मॉरिस को वहां जाकर खींच सके, मगर फिर भी पिंकी मॉरिस से 5 फीट की दूरी तक ही पहुंच सकी। यहाँ आकर इसको भी उलझन होने लगी थी, इसलिए वो इसे बचा तो नहीं सकी, मगर फिर भी वो यहाँ 3 घंटों तक मॉरिस को बातों में उलझाए रखती है। कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम पुलिस सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं, जिसमें यहाँ थोड़ा वक्त और लग जाता है। पुलिस सिस्टम को केव के उस हिस्से तक लेकर जाना जहाँ एक वक्त में ही एक पर्सन जा सकता था और वहां जाकर जगह जगह ड्रिल करके शाफ्ट लगाना, इन सब चीजों में टाइम लगना था। पिछले 10 घंटों से मॉरिस जरा बराबर भी हरकत नहीं कर सका, क्योंकि ये उल्टा लटका हुआ था। तो मॉरिस का हार्ट भी बॉडी में ब्लड पंप करने में काफी स्ट्रगल फेस कर रहा था और रेस्क्यू टीम बस एक ही चीज की फिक्र कर रही थी कि कहीं उसे हार्ट अटैक ना आ जाए। इस तरह रेस्क्यू टीम रात भर मॉरिस को जगा कर रखती है, लेकिन इनके पास कोई भी एक प्रॉपर सॉल्यूशन अभी तक नहीं था। मॉरिस को बाहर निकालने के लिए इन्हें एक परफेक्ट इंसान की तलाश थी, जो स्ट्रॉन्ग हो और साइज में भी छोटा हो, जो लिटरली मॉरिस तक पहुंच जाए और उसके पाँव के साथ रस्सी बांध सके। फाइनली सुबह के 7 बज जाते हैं और मॉरिस को एक ही पोजीशन में बिना कुछ खाए पिए 19 घंटे गुजर जाते हैं और अब क्रेविस से मॉरिस की आवाजें आना भी बंद हो चुकी थी। किसी को कुछ नहीं पता था कि वो क्रेविस में जिंदा भी है या नहीं। लेकिन तभी एक आदमी की एंट्री होती है जिसके 2 बेटे थे। वो अपने दोनों बेटों के साथ वाइल्ड कैट केव पहुंचता है। इसके दोनों बच्चे माइक और जेरी दोनों ही ट्रेंड बच्चे थे। इन्हें हाइकिंग वगैरह अच्छी तरह आती थी और दोनों साइज में भी छोटे थे। सुबह 9 बजे वो इस केव के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं और अंदर जाने की परमिशन मांगते हैं। रेस्क्यू टीम इन दोनों बच्चों को देखकर थोड़ा कंफ्यूज होती है, क्योंकि ये दोनों बच्चे ही मॉरिस से कमजोर दिख रहे थे, पर फिर भी रेस्क्यू टीम के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। रेस्क्यू टीम इन्हें इजाजत देती है अंदर जाने की, क्योंकि कुछ भी पता नहीं था कि मॉरिस अंदर जिंदा भी है या नहीं। इन्हें अब जो भी करना था जल्दी ही करना था। माइक की बॉडी का साइज भी मॉरिस जितना ही था, जिससे ये बात तो तय थी कि वो मॉरिस तक पहुंच सकता है। और दूसरी बात ये थी कि ये लड़का मेंटली और इमोशनली इस चीज को कंट्रोल कर सकता था। माइक अपने साथ 2 रस्सी और ग्लिसरीन सॉल्यूशन लेकर केव के अंदर घुसता है और आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए मॉरिस तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही माइक ने पूरे क्रेविस को ग्लिसरीन से नहला दिया। मॉरिस की जैकेट, टांगे, उसके पांव और क्रेविस की दीवारों को ग्लिसरीन से लथपथ कर दिया। माइक मॉरिस के पांव के साथ बांधने के लिए 2 रस्सियां अपने साथ लाया था। वो अपना काम एक ही हाथ से कर रहा होता है, क्योंकि माइक का दूसरा हाथ किसी जगह अटका होता है। किसी न किसी तरह माइक मॉरिस के दोनों पांव के साथ रस्सी बांध लेता है और केव से बाहर आ जाता है और फिर उन रस्सियों को पुलिस सिस्टम में इंस्टॉल करता है। उसके बाद रेस्क्यू टीम से इन्हें खींचने का सिग्नल देता है, जिससे मॉरिस के जिस्म पर फोर्स पड़ती है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है, जिससे ये मालूम पड़ जाता है कि मॉरिस अभी भी जिंदा है, क्योंकि वो स्टोन जिसने इसको जकड़ा हुआ था वो मॉरिस को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। मॉरिस को बाहर निकलते हुए शार्प और नुकीले नीडल्स चुभ रहे होते हैं। वो दर्द से चिल्ला रहा होता है, लेकिन थोड़ी और मेहनत और दर्द के बाद मॉरिस का शोल्डर भी अब स्टोन से फ्री हो चुका होता है। जैसे जैसे मॉरिस ऊपर उठ रहा होता है, मॉरिस का क्रेविस और ज्यादा खुला होता जा रहा होता है और वो फ्री हो रहा होता है। और अब मॉरिस के दोनों हाथ फ्री हो चुके थे, लेकिन वो बिल्कुल ही बेजान था। फिर भी वो अपने हाथों से अपने जिस्म को ऊपर की तरफ पुश कर रहा था। मॉरिस अब रेस्क्यू से सिर्फ 1 हाथ की दूरी पर था और इस तरह रेस्क्यू ने उसे अपने हाथों से पकड़कर ऊपर खींच लिया। फाइनली 26 घंटे और 24 मिनटों की मेहनत के बाद मॉरिस उस केव से फ्री हो चुका था।
मॉरिस को बचाने के लिए रेस्क्यू ने रात भर मेहनत की। कई सारी नाकामियों के बाद जब हजारों लोग मॉरिस को टीवी में जिंदा देखते हैं तो पूरे यूएस में खुशी मनाई जाती है। मॉरिस को अस्पताल लेकर जाया जाता है और वहाँ पता चलता है कि इसकी बॉडी पर सिर्फ स्क्रैचेस पड़े हुए हैं और सिर्फ इसके फेस पर एक बहुत बड़ा घाव था, लेकिन मॉरिस बिल्कुल ठीक था। उम्मीद करता हूँ आंसू टीवी की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।